हेलो। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आ रही है। मेरी जा रही है क्या अब तक? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा। कैसे मतलब हो? खेद आपके ईयरफोन में था। बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ। तो फाइनली समय पे हम लोग पहुंच गए। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। मैंने सेंड कर दी थी रिक्वेस्ट। अच्छा। हाँ, मतलब कभी लाइव हुआ नहीं हूँ तो यहाँ पे टेक्निकल पता नहीं है कुछ मुझे। हाँ हाँ, तो मैं कोई नहीं। आपको रिक्वेस्ट भेज रहा था। तो फिर बाद में मैं देखा कि अच्छा नीचे रिक्वेस्ट आ रहा है, तो फिर मैंने वहां से ऐड किया आपको। हाँ, चलिए बताओ फिर। बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा? हाँ, ये सवाल तो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमारा तो बस ऐसे ही चल रहा है, मुंबई का हाल पता ही है। हाँ, लेकिन लॉकडाउन ये है। हाँ, कम्युनिकेशन टू वे। नेटवर्क इशू आई थिंक आपके साइड है। पता नहीं यार, सही चल रहा है एकदम मेरा तो। हाँ, सही चल रहा है। तो बताइए कैसा जा रहा है लॉकडाउन? क्या क्या चीजें कर रहे हैं आप लॉकडाउन में? यार अच्छा जा रहा है, काम भी कर रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा। कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ हाँ यार, वीडियोस? किताबें पढ़ रहा क्या? हूँ, वीडियोस भी देख रहा हूँ, सही है। इंटरव्यूज देख रहा हूँ, से related to देख रहा हूँ। तो सचिन भाई, हम शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। अपने एकदम शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। आप कहाँ बॉर्न हुए और वहाँ की चीजों के बारे में बताइए। अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। पापा क्या करते थे, कितने भाई बहन हैं? हम यहाँ से शुरू करते हैं एकदम बिगनिंग से। होम टाउन मेरा है अमेठी, और अच्छा। मम्मी इलाहाबाद की हैं। और दिल्ली में ही मेरा ज्यादातर रहा है, स्कूलिंग कॉलेज। तो एक साल था बीच का 2003 जो मैं गांव में रहा था। बाकी पूरी मेरी पढ़ाई यहीं की है, दिल्ली की। अच्छा, तो मतलब दिल्ली कब पापा शिफ्ट सिविल हुए थे आप? इंजीनियर। दिल्ली यार, आई थिंक पापा गए थे जॉब की तलाश में। उनकी जॉब यहीं पर लग गई और मैंने पूरी फैमिली को बुला लिया। हाँ, तो पापा सिविल इंजीनियर है। पापा सिविल इंजीनियर है, मम्मी हाउस मेकर है। और भाई एमटेक कर रहा है और सिस्टर अभी कॉलेज में सेकेंड ईयर। मतलब दो भाई और एक बहन। और आप सबसे छोटे हैं? मैं मिडल हो गया ना फिर। अच्छा, बहन छोटी है और आप भाई बड़े हैं। हाँ। अच्छा। तो मतलब कितना पैम्पर रहे हैं आप बचपन से, भाई से, पापा से? यार बहुत रहा हूँ। अच्छा। मतलब किस तरीके से? मतलब होता भाई है का ना किस अपना, तरीके से प्रेशर मिडिल आपके क्लास ऊपर? फैमिली प्यार करते हैं बट उतना शो नहीं करते। हम्म। तो ये बस वैसा सा ही कुछ है कि भले ही इमोशन आप दिखाएं, लेकिन है बहुत। अच्छा। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, तो आई थिंक एक बार फिर से एक ईयरफोन से लगा के देखिए। यार, ईयरफोन का कुछ तो इशू आ रहा है। अच्छा। हाँ ठीक है, अभी सही आ रही थी आवाज। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है आवाज। आप बोलिए कुछ। चलिए ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। हाँ। हाँ, तो आप बता रहे थे पैम्पर के बारे में कि कितना पैम्पर रहे हैं आप बचपन से। बहुत रहा हूँ यार। लेकिन बड़े भाई आपसे बड़े हैं, और तो पढ़ाई में उनका भी दबाव रहा होगा कि अच्छा अच्छे से पढ़ लो। अगर वो आप बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग एमटेक कर रहे हैं, तो उनका भी रहा होगा कि भाई भी एमटेक करे, या पापा का भी इंजीनियर है तो वो भी बता रहे होंगे कि तुम एमटेक ही करो, इंजीनियरिंग करो। दबाव से ज्यादा कंसर्न रहता है। कभी ऐसा सही प्रेशराइज है। नहीं करा तुमको यही करना हाँ। है, ऐसा कुछ।
तो आपकी स्कूलिंग दिल्ली से ही हुई थी? स्कूलिंग मेरी दिल्ली से ही। अच्छा, 10th तक स्कूलिंग, उसके बाद 10th के बाद ही कॉलेज में चले गए या 12th बाद? 12th भी यहीं से करी है मैंने, उसके बाद कॉलेज। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके बाद आपने भी इंजीनियरिंग ऑप्शन ही चुनी। इंजीनियरिंग ऑप्शन क्यों चुनी? हाँ, वो क्यों चुनी थी आपने, ये पहले बताइए। यार मैंने 3-4 फॉर्म आते हैं ना सब, जेई हम्म। के लिए भी और आईपी यूनिवर्सिटी के लिए भी, डीयू के लिए भी, जामिया के लिए भी। और जामिया में मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स, अच्छा। लेकिन उस टाइम तक आई रैंक नहीं आई। हम्म। तो घर वालों ने बोला कि थोड़ा वेट कर लो, देख लो। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो उस वेटिंग पीरियड में जामिया की सीट निकल गई। ऑप्शन है क्योंकि साल ड्रॉप करना नहीं था। बीच में पॉज हो रहा है ना वीडियो? नहीं नहीं, मेरा एकदम सही चल रहा है। अच्छा, मतलब मेरे साइड इशू है। हाँ, तो हम्म। अपने जब आप 10th तक थे और 10th तक स्कूलिंग चल रही थी, तब तक ऐसा कुछ ख्याल आया मन में कि अच्छा, मतलब एक्टिंग करनी है या फिर कुछ ऐसा नाम बनाना है? यार 10th में ना वो आ गया था सीटीई। तो उस टाइम हाँ। इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने क्लास में एक एक्टिविटी दी। हाँ। तो उसमें होता है ना, उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप लोगों के। हम्म। तो शुरू के 4 एक बैच, बीच के 4 एक बैच, सबसे लास्ट वाले पीछे 4 एक बैच। हम्म। तो मुझे मिले थे वही क्लास के मारपीट वाले, और पढ़ाई वढ़ाई में उतना कुछ होता नहीं है। सर ने बोला था कि इंग्लिश में ही तुमको एक्ट करना है। तो अच्छा। जैसे तैसे मैंने एक बहुत छोटा सा स्किट बनाया था, 1 मिनट का। हम्म। मैं वुड कटर बनता हूँ और उनको पेड़ बनते हैं। और पेड़ों को मैंने डायलॉग्स दे दिए थे कि ऑक्सीजन का कुछ बोल देना तुम, ऑक्सीजन का कुछ बोल देना तुम, पेड़ की छाया का। और मैं एक एक दिन करके आऊंगा, तुमको काटूंगा, और जब मैं चौथे दिन आऊंगा तो मैं लैक ऑफ ऑक्सीजन से मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब प्रिपरेशन टाइम भी 2 ही मिनट था। 2 मिनट हम्म। करा, परफेक्ट करा क्लास के सामने। सर को भी अच्छा लगा। पूछा कि आइडिया किसका था। मैंने बोल दिया सर वो माइक। फिर वो और पूछते हैं कि डायलॉग किसने लिखा, क्या ये वो। तो फिर वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि हाँ यार, इधर कुछ करा जा सकता है। उसके बाद मैंने कुछ ट्यूशन की क्लासेस बंक करी, मंडी हाउस गया, प्ले देखे। और फिर बट वही रहा कि 10th में पढ़ाई का ज्यादा सीन था, कॉलेज में आके ज्यादा शुरू हुआ थिएटर। बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? यार पढ़ाई में मैं था, ब्राइट स्टूडेंट में था। अच्छा, तो मतलब टीचर इसलिए इंग्लिश के टीचर आपको चुने कि अच्छा तू आके प्ले कर और तुम बताओ कि क्या नहीं कर नहीं, सकते हो उन्होंने इसमें। ग्रुप बनाया था 4-4-4 का। अच्छा, और वो आपका हम्म, पहला परफॉर्मेंस था? वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, लाइफ का पहला परफॉर्मेंस 10th क्लास में? लाइफ का पहला। उस टाइम, अभी हो सकती है कि वो हॉबी बदल गई हो, लेकिन उस टाइम क्या हॉबी था, मतलब क्या करना चाहते थे, इस तरीके? उस टाइम तो वही था यार, जॉब वाला सीन ही था कि जॉब करूंगा, ऐसा कुछ ही सोचा था। एक्टिंग में आऊंगा ऐसा सोचा नहीं था। और मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें आप बताते हैं कि वो जो इंग्लिश के टीचर आपको प्ले के लिए जो आपने उनके सामने जो परफॉर्म किया, और उसके बाद वो आपको मंडी हाउस के बारे में बताया। उसके बाद वो आपको मंडी हाउस के बारे में बताते हैं कि मंडी हाउस करके एक जगह है, वहां तुम्हें जाना चाहिए। तो उसके उन्होंने बारे में कुछ बोला था बताइए कि कैसे? उन्होंने बोला कि अगर तुमको और इसे आगे करना है तो मंडी हाउस में
प्लेस होते हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, बताइए। तो मैं जाके वहां पे बस प्ले देखता था बीच बीच में, ऐसे जाके कभी थिएटर करा नहीं। हम्म। 2 साल मैंने बस नाटक ही देखे, थोड़े बहुत, क्योंकि कितना ये क्लास 10th मतलब की बात है। ट्यूशन भी कितना। ये है 2010 से लेकर 12 तक की बात। और इस बीच आई थिंक 2011 में आपकी 10th खत्म हुई हाँ, और 9.4 सीजीपीए आप 10th में लाए थे। और तो वो शीला करेक्ट। दीक्षित के हाथ से अवार्ड मिला, उसको सर्टिफिकेट दिया गया था आपको, तो उस टाइम के बारे में कुछ बताइए। सर्टिफिकेट क्या? शीला दीक्षित जो उस टाइम दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, उनके हाँ हाथ हाँ से हाँ। आपको वो सर्टिफिकेट दिया गया था। उस टाइम उस टाइम यार किसी दोस्त ने बताया कि शीला दीक्षित जो हैं वो इस एरिया के बच्चों को सम्मानित कर रही हैं, एक ट्रॉफी देंगी और एक सर्टिफिकेट देंगी। और एलिजिबिलिटी बस ये थी कि 9 सीजीपीए से 10 सीजीपीए तक। तो मेरी तो 9.4 थी, मैंने भी अप्लाई कर हम्म। दिया, मुझे को बुलावा आ गया, मुझे भी मिल गया। वाओ। तो मतलब क्योंकि इतना अच्छा परसेंटेज था, इतना अच्छा सीजीपीए था, तो घर वाले से फिर ये प्रेशर रहा होगा कि अब तुम पीसीएम लेके पढ़ो, क्योंकि आपका परसेंटेज अच्छा है, मतलब आप ब्राइट स्टूडेंट हैं और इसलिए आप पीसीएम लेके ही पढ़ो, क्योंकि अच्छे परसेंटेज वाली कॉमर्स नहीं लेते, आर्ट्स नहीं लेते, वो पीसीएम ही लेते। तो ये बात कहाँ तक सही है कि आपके घर वाले बोले कि आप पीसीएम ले लो और आगे पढ़ो? यार वही चीज है, बोले थे लेकिन ऐसा दबाव नहीं था, उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन है वो करो। तो उस परसेंटेज के हिसाब से मुझे लग रहा था कि साइंस लेनी चाहिए, तो मैंने साइंस ले ली। हम्म। बाकी ऐसा घर से तो कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था कि साइंस ही लो। घर से ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं रहा कि तुम पढ़ाई ही करो या इसी फील्ड में तुम जाओ? कभी प्रेशर नहीं ये रहा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर घर से प्रेशर नहीं मिल रहा है तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। अगर घर वाले बोल रहे हैं यार तुम जो वही है ना, चाहते हो वो तुम करो। इन दी एंड घर वालों का सपोर्ट ही मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपकी 12th हुई और इस बीच शोज देखने जाया करते थे मंडी हाउस। इस बीच में आपने कोई परफॉर्म किया 12th तक, इस 2 साल में? परफॉर्म नहीं करा, बस देखा। अच्छा, बस देखे 2 साल। उसके बाद फिर आप 12th के बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या किया? 12th के बाद यार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और अच्छा। आई थिंक 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ही हुआ था, हम 3 दोस्त कैंटीन के पास से जा रहे थे, तो एक ने देखा ड्रामेटिक्स सोसाइटी के ऑडिशन के पोस्टर लगे हुए थे। हम्म। तो उसने कहा यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ तो करते ही हैं, तो ऑडिशन दे देते हैं, बाकी देखते हैं होता है नहीं होता है। अब 2010 में करा हुआ था और अभी लग रहा था कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हम्म। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया, थर्ड नहीं हुआ। अब थर्ड नहीं हुआ तो मुझे लगा कि यार अब क्या करें, मतलब इंजीनियरिंग ही उसी में रह जाओगे फिर तुम। तो फिर मेरा उसके बाद ओपन वर्कशॉप होती है एक और, 6 महीने बाद उसमें हो गया था। अच्छा। तो तब से लेके फिर मैंने 4 साल कॉलेज में थिएटर करा खूब। अच्छा, आपके कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी थी, हाँ। तो उसके साथ आप जुड़ गए और फिर वहां से चीजें शुरू हो गई। और अभी 12 तक आपको दोस्त कैसे मिले? अपने दोस्त के बारे में बताइए, जो 12 तक के दोस्त थे आपके, 12वीं तक के, वो दोस्त कैसे मिले? आवाज कट गई, क्वेश्चन नहीं सुन पाया मैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी कॉलेज में आप गए, उससे पहले के जो आपके दोस्त थे क्लास 12 तक, वो दोस्त कैसे थे, उनके बारे में कुछ बताइए। कॉलेज के दोस्त? नहीं, 12 से पहले के। 12 से पहले के बहुत अच्छे दोस्त थे, स्कूल भी पास में ही था तो सब आसपास के ही दोस्त थे। हम लोग बहुत ट्यूशन के बाद थोड़ा बहुत घूमा करते थे, ट्यूशन में मिलते थे, ट्यूशन में भी कोई पढ़ाई के दोस्त साथ आप साथ मस्ती चलती है। कोई दोस्त आपका जो इस क्या? चीज से और कनेक्टेड हो, जो वो दोस्त भी आपका ऐसा कुछ करना चाहता हो? यार पता नहीं, मतलब मुझे लगता है होंगे, करना चाहते होंगे, बट शायद
उन्होंने आगे परस्यू नहीं करा होगा, क्योंकि फिलहाल तो कोई भी नहीं है जो आई थिंक कॉलेज तक का या स्कूल तक का हो जो मेरे साथ आगे जा रहा हो, तो मेरा ही बैच था। तो कॉलेज में आके आप मतलब इसकी नींव डाल दिए कि आपको एक्टिंग करनी है, थिएटर करनी है, इस चीज की नींव डाल दिए थे। तो पहले मन में सवाल आया होगा कि ये क्यों करनी है, तो वो क्यों का जवाब क्या था? यार क्यों का जवाब ये था कि पढ़ाई दिन भर आप कर रहे हो, 8 लेक्चर्स, उसके अलावा कुछ तो होना चाहिए ना जहां आप अपने दिन के 8 घंटे 10 घंटे बिता रहे हो। तो और क्या हो सकता है, वो थिएटर ही हो सकता है या तो कोई गेम्स हो सकता है। तो मैंने थिएटर को चुन लिया। सही सही सही। और उसके बाद 4 साल तक आप थिएटर परस्यू किए। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन कब खत्म हुई? यार ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई 2017 में। उस बीच आपको कोई प्ले डायरेक्ट भी किए या फिर सिर्फ एक्ट ही करते थे? मैंने 2017 में, 16-17 में एक प्ले डायरेक्ट करा था, आउटर दिल्ली। वो कौन सी? एटेलियर कैंपस फेस्टिवल में सेलेक्ट हुआ था, आउटर दिल्ली। ओके। एक यक्षांगन थिएटर सोसाइटी थी आपके कॉलेज में, तो आप उन्हीं के साथ 4 साल तक परफॉर्म कर किए और उन्हीं के साथ एक्ट कर रहे थे या फिर कोई और भी थिएटर सोसाइटी के साथ आप जुड़े थे? नहीं नहीं। उसके बाद फिर आप पहला डिजिटल काम अपना कब किए? डिजिटली थिएटर तो कर ही रहे थे, उसके बाद अपना डिजिटल पहला काम कब किए थे, उसके बारे में कुछ बताइए। यार डिजिटल का ना मैंने इतना कभी सोचा नहीं था, ये बताऊं तो। मैंने सोचा था बस मैं थिएटर ही करूंगा, क्योंकि मुझे उसमें मजा भी आ रहा था। और मैंने सोचा कि ठीक है, अगर थिएटर से पैसा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, क्योंकि अब तक भी कौन सा मिल ही रहा था। तो डिजिटल का मैं, मुझे याद है एक बार ऑडिशन अपडेट आया था कॉलेज रोमांस का, टाइम लाइनर्स का। तो मैंने उसमें ऑडिशन दिया, बट उसमें कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मुझे कॉल आया आम आदमी पार्टी सीजन 2 के लिए। एक कैरेक्टर था उसमें पेंटर का, उसके लिए। तो मैं गया, वो हुआ। और जब वो रिलीज हुआ तो मतलब एक तरीके से वो एक्सप्लोड हुआ बहुत तगड़ा, मतलब रिलेटिव के, फ्रेंड्स के और आसपास के लोगों को वो पहचान रहे थे कि अरे यार ये तो वही है जो साथ में पढ़ता था। तो फोन करके कंफर्म करते थे, क्योंकि उसने मुंह पे पेंट वेंट लगा रखा था। तो पूछते थे अरे यार ये तुम ही हो ना। तो मैं कहता था हाँ, क्योंकि उस सीन में ब्रिजेंद्र काला सर भी थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी यार, एक फिल्म वाले के साथ ये बंदा कैसे खड़ा हुआ है। तो वहां से एक सॉर्ट ऑफ पुश मिला। उसके बाद फिर फ्लेम्स हुआ, फ्लेम्स के बाद कोटा फैक्ट्री हुआ, और इन सब के बीच में भी कुछ कुछ शॉर्ट फिल्में हुई, दिल पतंग हुआ। इस सब के दौरान आप दिल्ली फिल्म क्लब के लोगों से मिले और यूट्यूब के लिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, वहां उनके थ्रू आप काम किए। तो वो क्या छोटा छोटा काम था, उसमें आपका पहला क्या काम था दिल्ली फिल्म क्लब के साथ? उनके साथ आप कैसे मिले, शुरुआत क्या थी? मैं फ्लेम्स कर चुका था तब तक। और मेरे ही थिएटर सोसाइटी के, जब मैं बाहर प्रोफेशनली करने लगा, तो सोसाइटी के एक मेंबर थे चिराग बसरान। तो उन्होंने कहा कि यार एक बंदा है, मैं तुमको उससे मिलाना चाहता हूँ। उनका दिल्ली फिल्म क्लब है और साथ में देखते हम कुछ बना रहे हैं। तो मैं गया, उनसे मिला। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ, एक बहुत छोटी सी सीरीज बना रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर दिल पतंग बनाई, उसमें मुझे कास्ट करा, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी निकल गई। तो उसके भी मतलब बहुत शेयर हुए थे फेसबुक पे, पर्सनल मैसेजेस में, बहुत अच्छा रिव्यू था उसका भी। तो वहां से भी एक पुश मिला कि हाँ चलो, वैलिडेशन मिल जाती है बेसिकली, अगर कोई कहता है कि यार ठीक कर रहे हो, अच्छा भी ना बोले, हाँ, इतना बोल दे ठीक कर रहे हो, वो ही ठीक रहता है। सही सही सही। तो उनके साथ ये दिल पतंग पहला काम था?
उनके साथ एक छोटी सी सीरीज थी, स्क्रिप्ट एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, हाँ। बट वो कुछ टाइम के बाद रिमूव कर दी गई थी यूट्यूब से, कुछ रीजन की वजह से। और दिल पतंग मेरा पहला काम था उनके साथ के बाद। इस सबके पहले 2016-17 के पास एक पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं, इम्तियाज अली सर के साथ एक मीटिंग हुई आपकी, उनके साथ आपने एक फोटो शेयर किया था। हाँ तो उसकी कहानी बताइए, वो कैसे मीटिंग हुई इम्तियाज सर के साथ? यार, फैन एक बॉय इवेंट मूवमेंट था टाइप। इंडिया हैबिटेट सेंटर में, फुलकारी। तो वो हर साल होता है, वो उसमें आए थे। और बहुत देर से मैं सोच रहा था कि कैसे जाऊं, बैठूं उनके पास और बस दो शब्द कह दूं, कुछ हाय हेलो ऐसा कुछ। बट वो होता है ना, हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है कि अरे यार इतना बड़ा इंसान है, इनकी इतनी सारी फिल्में हैं, जब भी मैं सोचा ना था। सर कैसे कैसे जाओगे तुम? तो मैं वेट कर रहा था बस कि अब जाऊंगा अब जाऊंगा अब जाऊंगा। और धीरे धीरे इवेंट भी क्लोज होने वाला था, टाइम उसका खत्म होने वाला था। मैंने कहा हाँ। सचिन बस अब नहीं गया ना, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने पूरी हिम्मत जुटाई, मैं गया उनके पास, बैठा, हाय हेलो करी। और मैंने बोला सर आपके साथ एक फोटो खींच लूं? मैं कहा हाँ हाँ। और मैं इतना नर्वस था, या शायद इतना ओवर एक्साइटेड था, अगर तुम ध्यान दो तो मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। हाँ। 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 और बाद में जब मैं घर आया, मैंने घर वालों को फोटो दिखाई, तो मेरी बहन ने बोला, कह रही कि अरे तुमने तो इनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। और तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा ओ शिट, ये क्या कर दिया। ये क्या कर दिया मैंने? और वो वहाँ पे कहीं था भी नहीं, बाद में मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। तो या इस सबके बीच में सोचते होंगे कि अच्छा ठीक है, मतलब अभी तक तो आपका काम दिल्ली से चल रहा था और दिल्ली से आप छोटे छोटे काम कर रहे थे, यूट्यूब के लिए काम कर रहे थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें बम्बई जाना चाहिए, वहां लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सारा ऑडिशन वगैरह तो वहां पे चलता है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें वहां, अगर हम वहां चले जाए तो हम अच्छा तो कर ही लेंगे, तो कभी ऐसा लगा? यार लगा बहुत बार, लेकिन वही है ना, आप बहुत सारी चीजें अपने अंदर होल्ड करके रखते हो। तो एक वो पुश की जरूरत होती है कि आपके जब तक दोस्त ना बोल दें, पेरेंट्स ना बोल दें कि यार अब वहां जाओ, वहां से काम करो। तो मुझे लगता है उस पुश की जरूरत थी, तो मुझे उस वक्त नहीं मिली, अब मिल गई है। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस वाली बात भी होती है कि यार जब तक 3 4 5 काम थोड़ा अच्छा ना कर लो, तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता। तो ये हो सकता है पहला काम आपका तुक्के में अच्छा निकल गया, दूसरा काम हो सकता है हम्म। लक में अच्छा निकल, बट तीसरे चौथे पांचवे काम के बाद आपको पता है कि हाँ यार शायद आप इस चीज के लिए बने हो। तो वो कॉन्फिडेंस आने में, वो सही समय आने में, अब लग रहा है कि हाँ सही है। मतलब अब इतना काम हो गया तब लग रहा है कि अब सही है, अब जाना चाहिए, अब लग फाइनली रहा है, अब अब शिफ्ट लग हो रहा है जाना कि चाहिए। आप जा सकते हैं। तो इस सब के बीच दिल्ली मुंबई चलता रहा, फर्स्ट टाइम बम्बई हाँ कब यार, आए और वो क्या एक्सपीरियंस है वो बताइए। यार फर्स्ट टाइम मुंबई आया था मैं 2017 में, मार्च में। और वो ओके। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। मैंने मतलब सोच लिया था कि मैं इसके बाद कभी मुंबई आऊंगा नहीं, अरे। क्योंकि मैं जिस ट्रेन से उतरा, उसी के आसपास और भी लोकल ट्रेन एकदम से आई और चली गई। और ऐसा लगा जैसे कोई महा रैली चल रही हो। लोग, इतनी भीड़, इतनी भीड़ मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। और उसके बाद कुछ हालात ऐसे थे कि हमें रुकना पड़ा थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, विरार में। और वहां का वो वाइब, वो माहौल, वो सब प्रॉब्लम्स, मुझे लगा यार अब नहीं आऊंगा मैं वापस लौट के तो नहीं आने वाला इस शहर। मैं थिएटर के लिए गया था, हमने अपना प्ले करा, 2 दिन रहे, रुके, घूमे, फिर वापस आ गए। तो मतलब पहला एक्सपीरियंस मुंबई का इतना खराब था? बहुत बुरा था। मतलब अच्छा। कमजोर दिल का कोई होता ना तो शायद वो जिंदा ना बचे। लेकिन फिर भी आपका फिर हौसला जुटा के और बम्बई आना जाना लगा रहा, काम के सिलसिले में, ऑडिशन हाँ, के सिलसिले में, कुछ ये चीजें छह चलती सात रही। बार आना जाना रहा मेरा। अच्छा। ठीक है, इस सब तो ठीक है, इस बीच आप फिल्में देख रहे होंगे,
दूसरे की अपने को समझने की कोशिश करते होंगे, अच्छे किरदार को देखते होंगे, तो वो कैसी फिल्में थी जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर करते थे कि अच्छा ये फिल्में हैं, ये देखनी चाहिए? वो किस तरीके का था? यार मेरे लिए ना फिर वही है कि अगर आप 2 घंटा, 2.5 घंटा या 3 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर वो वर्थ हो। वो ये ना हो कि यार कुछ भी देख लिया। वो किसी इंसान से बिल्कुल। पहले मैं पूछ लूंगा कि ये देखने लायक है कि नहीं, या उसका रिव्यू देख लिया कहीं पर। तो तमाशा, मसान, इस जैसी फिल्में मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं कि हाँ यार ऐसा कुछ काम मैं भी करूं। अगर मैं क्लोजली बताऊं ना तो आई थिंक इनके कहीं क्लोज पड़ती है दिल पतंग। दिल पतंग के रिव्यूज आज तक स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, जिसमें लोगों ने ये तक कहा हुआ है कि दिल को छू जाने वाली दिल, और शेयर करा हुआ है। नाइस, लवली लवली। अच्छा, तो उस फिल्म में क्या देखते हैं, मतलब किस तरीके से आपको कोई फिल्म अच्छी लगती है और कोई फिल्म नहीं अच्छी लगती? उसमें किस चीज को देख के आप जज करते हैं कि अच्छा ये फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी और ये फिल्म मुझे आई थिंक कोई ऐसा एक एलिमेंट तो होना चाहिए, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे कहानी हो, कुछ ऐसा जो मुझे बांध के रखे। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्टिंग ही होती है या कहानी होती है। सही? ये सब चलता रहा और फिर एक शॉर्ट फिल्म आई, वाटर, और वो बहुत पसंद किया। तो दिल पतंग थी, उसके बाद ये वाटर, और इस बीच कुछ कुछ छोटे छोटे काम हो रहे थे, तो फिर ऐसा लगा होगा कि अच्छा दिल पतंग में जो किया उससे बेहतर होना चाहिए। क्योंकि दिल पतंग ठीक है, लोगों ने बहुत सराहा, यूट्यूब पे अच्छे व्यूज गए, लेकिन उसके बाद जो मैं काम कर रहा हूँ वो इससे बेहतर होना चाहिए। तो वो कैसा प्रेशर था और उस फिल्म में क्या प्रिपरेशन थी? वो शॉर्ट फिल्म 2 मिनट की थी, लेकिन एक आर्टिस्ट उसके लिए अपनी प्रिपरेशन अपने हद तक करता है, तो वो किस तरीके की? आवाज आ रही है? हाँ, अ, यार मेरे लिए ना कभी कंपटीशन नहीं रहता एक्टिंग या कोई भी फिल्म की। अगर होना चाहिए ऐसे अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम ही रहती है। वाटर के लिए ये था कि उसकी कहानी मुझे पहले बता दी थी, स्क्रिप्ट शेयर कर दी थी ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले कि ऐसे ऐसे कहानी है। तो उसमें कहानी है कि अगर एक दिन आपको कहानी ना मिले तो आपके साथ क्या होगा। और ओपनिंग सीन ये था कि एक बंदा रात में उठता है और वो पानी पी के नहीं सोया था, अब उसे प्यास लग रही है, तो वो जाता है देखता है तो उसे कहीं पानी नहीं मिलता। तो वो जो प्यास की फीलिंग होती है गले में, वो गला सूखना, वो आवाज का रुक जाना, वो थूक गल्प करना, तो उसके लिए मैंने 2 दिन तक पानी पिया ही नहीं। मैं सिर्फ खाना खाता था और सुबह वही डेली रूटीन, और पानी नहीं पीता था। और मतलब विंटर उस का चीज को टाइम था फील शायद करने के लिए कि अगर 2 दिन तक पानी ना मिले तो मैं कैसा फील करूँ। हाँ, वो शरीर में क्या होगा, वो कैसी फीलिंग होगी, वो इरिटेशन कितनी होगी। आप नहाए नहीं हो 2 दिन से, वो फील होगी। इस तरीके की प्रिपरेशन थी, और इस सब के बीच प्ले भी चलता रहा। डिजिटल हम काम कर रहे हैं लेकिन हम थिएटर से दूर नहीं गए। आजकल के लोग ऐसा होता है कि अच्छा डिजिटल अब काम मिलना शुरू हो गया, थिएटर तो एक जरिया है हमें डिजिटल पहुंचने तक। टीवी में काम करने के लिए, फिल्म में काम करने के लिए हम थिएटर को यूज करते हैं, लेकिन आप उसमें लगे रहें कि अच्छा ठीक है डिजिटल तो अपना काम चलता रहेगा, यूट्यूब पे मैं काम कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ थिएटर की भी जर्नी को अपने साथ साथ बढ़ाते गए। तो उसी बीच एक प्ले था आपका डिलक्स हेयर कटिंग सैलून, ये कैसे हुआ? यार डीलक्स हेयर कटिंग सलून 2015 या 16 में आया था, और इसमें मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। 16 साल का लड़का है दिलीप, जो मोटर मैकेनिक का हेल्पर है। तो ये मेरे सीनियर आया था और मैं इसमें एक्ट कर रहा था बस। इसको डायरेक्ट और कौन किए थे इस प्ले को? इसको डायरेक्ट करा था कुश कुकरेजा ने। तो ये कॉलेज से बाहर निकल के ये पहला प्ले था आपका ये कॉलेज बड़े के अंदर थिएटर था। ग्रुप के साथ?
अच्छा, कॉलेज के अंदर ही था ये? कॉलेज के बाहर बड़े थिएटर ग्रुप के साथ मैंने करे हैं, बहुत सारे प्लेस करे हैं। वो किन किन मेरा डायरेक्टर पहला प्ले था थिएटर के? पृथ्वी, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। हम्म। और एक नील साइमंस का प्ले है र्यूमर्स, उसका हिंदी एडेप्टेशन था खुसर फुसर, उसमें मैंने काम किया है। और भी ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जो मैंने कॉलेज के बाद करे हैं। तो इन सब चीजों को करते हुए, क्योंकि आप तरीके तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई 2010-11 के आसपास, आपकी शुरुआती नींव जो रखी गई थी 2010-11 के आसपास, और ये चीजें चलती रही और आज 2020 है, लगभग 10 साल हो गए। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार क्या हो रहा है, इतना टाइम चला गया, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ इस तरीके की? तो वहां पे अपने आप को कैसे संभालें? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ लकीली ये रहा है कि अगर थिएटर है तो डिजिटल का काम नहीं है, और जब डिजिटल का काम नहीं है तब थिएटर का काम है। ऐसा बैलेंस रहा है मेरे लिए। और अगर दोनों ही नहीं है तो उस टाइम पे जो भी खाली समय है उसको मैं फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता हूँ। कोई फिल्म देख लूंगा, या कोई किसी का इंटरव्यू देख लूंगा, कोई आर्टिकल पढ़ लूंगा। तो खाली बैठने से ये सब चीजें आएंगी दिमाग में, लेकिन मैं उस खाली टाइम को भी यूटिलाइज कर लेता हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा, मतलब वो ब्लैंक स्पेस रहने ही नहीं देते। वो वही है, खालीपन आने दोगे तो दिक्कतें आएंगी। हाँ, मन में सवाल उठते हैं फिर कि अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो चीज है यार, ये। सवाल उठते हैं कि हाँ ये चीज वर्क क्यों नहीं करी, बट उसके पीछे का कारण आपको नहीं पता ना। वो तो सामने वाले के ऊपर है कि उसने आपको किसी प्रोजेक्ट में कास्ट क्यों नहीं करा, किसी और को क्यों कर लिया। बहुत सारे कारण रहते हैं जिनका, जिनके बहुत सारे सवाल रहते हैं जिनके जवाब आप। यहाँ पे एक सचिन है जो थिएटर कर रहा है, जो डिजिटल काम कर रहा है, और ये सब एक साइड से चल रहा है वो चीजें, और बगल से एक ये भी हो रहा है कि अच्छा, एक वो भी सचिन है जो लाइट स्टैंड उठा रहा है, जो क्लैप कर रहा है अपने आप को बिजी रखने के लिए। वो लाइट स्टैंड भी कर रहा है, वो कैटरिंग का काम भी कर रहा है, तो मतलब कभी शर्मिंदगी नहीं हुई इन सब चीजों को करने में? तो वो चीजें कैसे लगा कि अच्छा ठीक है, अगर यहाँ काम मुझे नहीं मिल रहा, या यहाँ पे अगर छोटे छोटे काम कर रहा हूँ, तो अपने आप को उन चीजों से जोड़े रखने के लिए वो सब काम भी करता हूँ। यार, ये ना बात बहुत कम लोगों को पता है। तो ये शायद ही 5 या 6 लोगों को पता होगी कि मैंने ये सब काम भी करे हैं। और मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि यार काम छोटा बड़ा है। मेरे लिए था कि अपने आप को व्यस्त रखना कहीं ना कहीं। तो मैंने लाइट्स भी संभाली है सेट पर, मैंने साउंड्स भी करा है, मैंने क्लैप एडी भी करा है, मैंने प्रोडक्शन भी करा है, एक्टर्स को खाना भी खिलाया है। और किसी थिएटर प्ले के लिए बड़े बड़े ऑडिटोरियम के बाहर खड़े होके पैम्फलेट भी बांटे हैं, जिसमें आपको 500 से 1000 रुपए पर डे का मिल जाता है। तो मेरे लिए कभी ये नहीं था कि यार काम छोटा बड़ा है। ये था कि हाँ, अपने आपको बिजी रखना है, काम में रखना है, दैट्स इट। बस अपनी ईमानदारी से जो काम है उसे कर दो। तो उस काम अब से क्या जिसने आपको पैसे मिल रहे पैम्फलेट थे? दिए हैं वो ये थोड़ी देखने आ रहा है कि आपने पूरे पैम्फलेट बांटे हैं या नहीं बांटे। आप तो जेब हाँ, में रख के आ जाओ, बोल दो मैं वहीं पर था, मैंने दे दिया। सही लेकिन सही। वही आप, अब आप उस ईमानदारी को भी, उस काम को भी पूरी ईमानदारी से करते हो, तो आई थिंक वो मैटर करती है। तो ये काम जब कर रहे थे तो इस काम के पैसे मिल रहे थे आपको, या फिर इसके भी पैसे, मतलब बहुत हुआ ना हम काम कर लिए और ठीक है कर लेंगे, मिल जाएगा पैसा, ऐसा? यार, पैसा कभी कभी तो मिल जाता था तुरंत, कभी कभी अटका रहता था 6 महीना, 8 महीना, साल भर। तो ये आपकी दिल्ली की ये चीजें चल रही थी, डिजिटल काम हो रहा है और ये हो रहा है, और उसी बीच एक ऑडिशन हुआ और कोटा फैक्ट्री, हम्म। जहां पे आपके आलोक का जो किरदार है वो लोगों ने देखा, और आपको एक अच्छा ग्रूम मिला। आपके मतलब वो ग्राफ पे वो इंक्रीज हो गया कि अच्छा कोटा फैक्ट्री। तो वो किस तरीके से, उसकी कास्टिंग कैसे हुई, आपके पास तक वो रोल कैसे पहुंचा?
यार कोटा फैक्ट्री का मैंने वो देखा था टीजर। तो हम्म, टीजर मुझे बहुत पसंद आया और मैंने मन ही मन सोच लिया कि यार काश इसमें मैं होता। अब वही चीज है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बिलीव करता हूँ, अब तो करने लग गया हूँ, तब शायद नहीं भी करता था। कि किसी चीज को आप दिल से चाहो ना तो वो आपको मिल जाती है। करेक्ट तो करेक्ट। मैंने सोचा कि यार क्योंकि वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी, आईआईटी की प्रिपरेशन से रिलेटेड थी, तो मैंने सोचा कि यार काश इसमें मैं होता, और मैंने पूरी दिल से सोचा था। तो बट वही था, मुझे लगा कि टीजर आ चुका है, इसका मतलब है कि उसका शूट हो गया होगा। उसकी हम्म। कास्टिंग भी नहीं हुई थी। अच्छा। तो एक दिन मेरी एक दोस्त है, वो गढ़ियापा में काम करती है, उसने फोन करा, बोला कि सचिन कोटा फैक्ट्री के ऑडिशन चल रहे हैं, तुमने दे दिया क्या? मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, दिन भर थिएटर रिहर्सल में बिजी हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि यार नहीं, मुझे तो नहीं पता, और जो असिस्ट कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तुम उनको मेरा नंबर दे दो और बोल दो ऐसा ऐसा है, और मैंने पहले फ्रेम्स में काम करा हुआ है। तो उसने कहा ठीक है। फिर उनका मैसेज आया, कॉल आया, कॉल वॉल पे बात हुई। मैं अपनी ईमेल आईडी दी, उन्होंने ऑडिशन की स्क्रिप्ट मुझे भेजा, मैंने सब टेस्ट बना के भेजा, और 20-25 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा कि अच्छा, यार शायद मेरा ऑडिशन इतना खराब था कि उनको ये पसंद बात नहीं किस आया, साल की है? और उन्होंने इसीलिए। किस साल की ये बात है? ये है यार 2018 नवंबर, नवंबर दिसंबर। ठीक है ठीक है। फिर? फिर मैंने सोचा कि फिर वो न्यू ईयर 2019 जनवरी, तो 31 दिसंबर को शाम को मैंने उन्हीं को, जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, मैंने उनको लिख के भेजा हैप्पी न्यू ईयर सर। मैंने सोचा कि अगर रिप्लाई आ जाएगा तो पूछ लूंगा कि एनी अपडेट, क्योंकि डेस्परेट भी साउंड नहीं करना है। हम्म, तो उन्होंने मैसेज देख लिया लेकिन कोई रिप्लाई आया नहीं। मैंने कहा अब तो पक्का है यार कि नहीं हुआ होगा सिलेक्शन, इतना क्या बुरा है बात कि बंदा तुम्हारा रिप्लाई तक नहीं कर रहा है। है। तो मैं बस बहुत हताश हो गया और सो गया। 2 जनवरी को सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे पास उनका, राघव सुब्बू का, जो डायरेक्टर है कोटा फैक्ट्री के, उनका मैसेज आया हुआ था मेरे दूसरे वाले नंबर पे, और 4-5 मैसेजेस थे और एक मिस्ड कॉल थी। मैंने मिस्ड कॉल देखा, फिर मैसेज पढ़ा, मैसेज में लिखा था कि अ, ऐसा लिखा था कि कॉल करो मुझे, और 5-6 मैसेज थे कि हाय दिस इज राघव सुब्बू फ्रॉम टीवीएस क्रिएटिव डायरेक्टर, ऐसा ऐसा। मैंने उन्हें कॉल करा तो वो शायद किसी मीटिंग में बिजी थे, तो उन्होंने आया नहीं। मैं लिटरली 1 घंटा फोन को आगे वाले रूम में रख के वेट कर रहा था कि भाई अब कॉल आए, अब कॉल आए, अब कॉल आए। फिर कॉल आता है और वो बोलते हैं कि तुमने आलोक के लिए ऑडिशन दिया था, उस कैरेक्टर के लिए, और यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। तो मेरे मेरे मैं इतना ज्यादा शॉक में था, इतना ज्यादा खुश था कि मैंने सिर्फ बोला ओके। उन्होंने पूछा कि आर यू नॉट हैप्पी? मैंने कहा नो नो नो, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो दिस इज हाउ कोटा फैक्ट्री हैपेंड। अच्छा, और एक उसके पीछे की एक ये कहानी है कि फ्लेम्स कोटा फैक्ट्री के बाद आई, लेकिन फ्लेम जहां सीजन तक 2 को मुझे, फैक्ट्री की बात है। हाँ फ्लेम सीजन 2, और सीजन 2 में ही आपने काम किया है। सीजन 1 में करा है, 2 में एक सीन है बस। अच्छा, तो कोटा फैक्ट्री शूट होने से पहले फ्लेम्स के लिए उसकी शूटिंग हो रखी थी, ये सही बात है? फ्लेम सीजन 1 शूट भी हुआ, रिलीज भी हुआ कोटा फैक्ट्री से पहले। अच्छा, तो मतलब फ्लेम्स आपका काम, उसके लिए ऑडिशन आपने पहले दिया था, वो आपने शूट कर लिया, देन कोटा फैक्ट्री है पहले। तो फ्लेम्स की शुरुआत कैसे हुई थी? यार मैं जब आप, कोटा फैक्ट्री मैंने देखी और उसके बाद फ्लेम्स आई, तो मैंने फ्लेम्स देखी, तो फिर पता चला कि अच्छा ठीक है, कोटा फैक्ट्री में काम किया तो ये भी तो टीवीएस के लिए ही था, तो वहां से लगा होगा कि अच्छा काम अच्छा है, तो फिल्म्स के लिए उन्होंने कास्ट कर लिया होगा। लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म्स की शूटिंग तो पहले हो गई थी, तो वो कैसे हुआ? फ्लेम सीजन 1 पहले आया था, उसके हाँ। बाद कोटा फैक्ट्री आया, फिर फ्लेम्स का सीजन 2 आया। अच्छा। फ्लेम्स का यार मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। अब मैं पहुंचा हूँ थिएटर से एकदम थका हारा, दाढ़ी यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है, बाल बड़े हैं, और
वही ये थिएटर वाले कॉस्ट्यूम पहन के चला गया। वहां पहुंच के देखता हूँ यार, ऐसे बंदे बॉडी वॉडी बना के, जिम विम वाले, क्लीन शेव्ड, बाल वाले एकदम जेल लगा के बन के एकदम, मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया कि यार शिट, ये कहाँ आ गया मैं। वहां देख रहा हूँ और मुझे अलग सा कुछ हो गया, अजीब सा। तो मैंने, मेरा ऑडिशन भी उतना अच्छा नहीं गया था ऑनेस्टली बताऊं तो। मैंने हाँ। 3 टेक दिए, पहले टेक में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था फोकस का, वो बीच में ही रोकना पड़ा। फिर एक और टेक दिया और एक और टेक दिया और मैं फिर वापस आ गया। फिर उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कि उस रोल के लिए आपको फाइनल कर लिया। ओह, लवली। तो ये कोटा फैक्ट्री, फ्लेम्स, और अभी आगे का कोई प्लान या आगे के लिए कोई काम? यार पता नहीं, मुझे लग रहा है ना कि एक वो गाना है ना रोडीज का, मनमानी, चाहिए सब कुछ या कुछ नहीं। मुझे लग रहा है हाँ। मेरे साथ भी कुछ होगा, क्योंकि मैंने ऑडिशन तो बहुत दिए हैं। मैंने रूह अफ़ज़ा के लिए दिया था, मैंने गुल्लक के लिए दिया था, मैंने बाला के लिए दिया था, कॉलेज रोमांस के लिए दिया था, और बहुत सारे ऑडिशन दिया मैंने, फिल्मों के लिए, वेब सीरीज के लिए। बट वही है, और ये भी है कि बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स के लिए दिया। तो वही है, या तो मिल नहीं रहा है, या तो जब मिलेगा तो शायद बहुत अच्छा कुछ मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, हाँ। और इन सब के बीच आपने बाला के लिए ऑडिशन दिया, जिसके डायरेक्टर अमर कौशिक है, और आयुष्मान खुराना के छोटे भाई के किरदार के लिए। तो वो क्या मुंबई आके ऑडिशन दिए कि उसके लिए आपने दिल्ली में ही ऑडिशन दिया और नहीं, वो नहीं हो पाई? मैंने सेल्फ टेस्ट बना के भेजा था दिल्ली से। सॉरी, अच्छा, दिल्ली से ही ऑडिशन दिया था आपने। और उसका आपके पास कैसे न्यूज पहुंचा कि अच्छा बाला के लिए ऑडिशन चल रही है और ये चीजें, तो तुम आके ऑडिशन दे दो? यार बड़ी चीज है कि मैंने तब तक फ्लेम्स कर लिया था और कोटा फैक्ट्री शूट करके वापस दिल्ली आया था। कोटा फैक्ट्री तब तक रिलीज नहीं हुआ था, बट आई थिंक डेटाबेस में था उनके पास कहीं ना कहीं। तो मेरे पास कॉल आया कि अमर कौशिक जो स्त्री के डायरेक्टर हैं, वो अपनी अगली फिल्म बना रहे हैं बाला, और ऐसी ऐसी कहानी रहेगी, आयुष्मान खुराना उसमें मेन लीड में, आप उनके छोटे भाई के रोल के लिए आपको टेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने पहला सवाल पूछा था, वो यही पूछा था कि बाल कैसे हैं आपके। तो मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा बाल मतलब डेंसिटी कैसी है, मैंने कहा हाँ डेंसिटी है अच्छी खासी। फिर उन्होंने पूछा लेंथ कैसी है, मैंने कहा लेंथ भी अच्छी खासी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसका आई थिंक 4 या 5 डिफरेंट वेरिएशन मैंने भेजे थे ऑडिशन पे। और फिर अनलकी वो हुआ कि नहीं हो पाया वो। ठीक है, मतलब नहीं हुआ, फिर जिसका हुआ उसने भी अच्छा करा है। और इन सब के बीच जब भी आपको मौका मिला मुंबई आने का, जब भी आप मुंबई आए और उस बीच जाके सारे प्रोडक्शन हाउस आराम नगर में जितने भी कास्टिंग वाले हैं सबके पास इंट्रो मैं इंट्रो इंट्रो दे दे दिया देता करते था। थे। तो वो क्यों रहता था कि अच्छा ठीक है 2 दिन के लिए जो आया हूँ जो काम करने वो करके चला जाता हूँ? मतलब ये क्या था कि इंट्रो दे देता हूँ ऐसा? यार मेरे लिए ये था ना कि मैं इंट्रो दे देता हूँ और उनको बोल देता हूँ कि मैं यहीं रहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कभी बुलाएंगे तो रात की ट्रेन पकड़ूंगा, सुबह मुंबई। हम्म। 16 घंटे 14 घंटे की तो बात है ना। हाँ। मैंने सोचा था कि हाँ कभी कुछ आएगा तो ऐसे चला जाऊंगा, लेकिन फिर ठीक है आया भी नहीं। बट एटलीस्ट उनके डेटाबेस में है तो कुछ तो होगा ही कभी ना कभी। सही सही सही। तो एक चीज जो बिगनर्स के लिए, जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बताइए कि ये कितना जरूरी होता है कि हम, अगर हम इस फील्ड में आना चाहते हैं तो शुरुआत हम दिल्ली से करें, मुंबई से ना करके। बहुत लोग कहते हैं कि मुंबई से नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुंबई प्रोफेशनल जगह है, यहाँ तुम्हें सीखने के कोई नहीं देता, तुम्हें बस काम करना आना चाहिए यहाँ पे, और दिल्ली तुम्हें सिखाती है क्योंकि, और कम पैसे में दिल्ली में सीख सकते हो। तो ये किस हद तक सही है कि हम दिल्ली से ही शुरुआत करें, डायरेक्ट मुंबई नहीं आ जाए? इस पे क्या बोलते हैं? यार मुझे लगता है ना, दिल्ली नहीं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे थिएटर होता है, आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जयपुर से करते हैं, बहुत लोग बिहार में करते हैं,
यूपी में बहुत जगह करते हैं, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो मतलब जहां भी थिएटर होता है वहां से शुरू करो। उसके बाद फिर अपने आप को ये सवाल पूछो कि यार मैं इस चीज के लिए बना हूं या नहीं बना हूं। कई बार होता है ना, हम शौक शौक में चले जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं भाई, बिल्कुल वैसा है जैसा एक डॉक्टर इंजीनियर का प्रोफेशन है, ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ। अभी कोई जैसे बोलते हैं ना कि यार बॉर्न एक्टर होता है, अभी किसी को सुने हो कि बॉर्न इंजीनियर होता है, बॉर्न डॉक्टर होता है। ये क्राफ्ट है, क्राफ्ट को सीखोगे अच्छे से तो कर लोगे, नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो मुझे लगता है पहले कि आपको एटलीस्ट 1 साल 2 साल 3 साल थिएटर करो, फिर अपने आप से पूछो कि क्या मैं ये करना चाहता हूँ। अगर उसका जवाब हाँ है तो अगला डेस्टिनेशन तो फिर मुंबई ही है। और ये क्यों जरूरी है कि हम थिएटर से ही शुरुआत करें? यार थिएटर ना आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, सिखाने का भी और गलती करने का भी। आप सीधा फिल्मों में जाके 15 रीटेक नहीं दे सकते, उससे अच्छा है 15 हाँ गलती स्टेज पर कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको डायरेक्टर डांटेगा रिहर्सल में, और वही 15 गलती कम होते होते शायद 1 या 2 गलतियां आ जाएंगी फाइनल परफॉर्मेंस में। फिर वो जो आपकी 1-2 कम गलतियां रह गई हैं, शायद वो आगे फिल्म में जाए तो और कम होगा। लेकिन आप सीधा 15 गलती लेकर फिल्मों में तो नहीं हो सकते, सही क्योंकि सही वहां एक सही, एक मिनट बिल्कुल। की वैल्यू मैंने देखी है। वहां हाँ क्यों। अगर आप ऑन टाइम वही बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब चल रहा था आपका, ये जर्नी आपकी चल रही थी कॉलेज से, और चीजें हो रही थी, यूट्यूब के लिए आप काम कर रहे थे, तो इसके बीच कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एनएसटी चला जाऊं या एफटीआई चला जाऊं? ग्रेजुएशन मेरी खत्म हो गई है तो मैं एनएसटी के लिए प्रिपेयर हो जाऊं, एफटीआई, और वहां जाऊंगा तो मुझे मेरे करियर को एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं एनएसटी से हूँ और एफटीआई से हूँ। सही बात तो ये है कि उन लोगों को प्रेफरेंस मिलते हैं। अगर आप किसी भी ऑडिशन में जाओ कि मैं एफटीआई से हूँ तो उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपके मन में कभी ऐसा हुआ कि मैं एफटीआई जाता हूँ, एनएसटी जाता हूँ? प्रेफरेंस मिलती है, बात भी सही है। बहुत लोगों ने सवाल पूछा है कि यार तुमने एनएसडी क्यों नहीं ट्राई करा। आई हाँ थिंक इस सवाल से पहले तुमको पूछना चाहिए कि तुमने एनएसडी कितनी बार ट्राई करा। मेरा ये चौथा अटेम्प्ट है, 17, 18, 19 और दिस इज 20। चौथा अटेम्प्ट है मेरा एनएसडी का। तो अटेम्प्ट मैंने हर साल दिया है, वही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ कितने बार कारण एनएसटी होगा। ट्राई कर लिए? 4 बार? मेरा चौथा अटेम्प्ट है ये, इस बार दूंगा चौथा। अच्छा। और एफटीआई? एफटीआई मैंने 2 बार दिया है। तो इसमें मतलब अब क्योंकि चौथा बार इसका है तो लग रिटर्न रहा होगा कि क्यों नहीं हो रही है ये चीजें, मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें क्या लग रहा था कि यार ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही? मुझे लग रहा है मैं डांस और सिंगिंग की वजह से शायद पीछे रह जाता हूँ, क्योंकि मोनोलॉग देते हैं वो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाता हूँ। 2 नाटक पढ़ के जाने के लिए कहते हैं, वो मैं अच्छे से करके जाता हूँ। और 2 नाटक, 2 मोनोलॉग, एक गाना, एक डांस, और अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं शायद डांस और सिंगिंग में कहीं पीछे रह जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ। मैं बहुत ऐसे शादी वाला डांस करता हूँ। तो यही है। अच्छा। तो 4 बार में रिटेन हुआ था कभी? क्या? रिटेन करके उसमें 2 स्टेप है ना एनएसटी में, हम रिटेन पहले निकालते हैं, देन फिर वो लोग 6 दिन के लिए वो लोग रखते हैं, वर्कशॉप देते हैं। तो उस रिटेन रिटेन कभी हुआ वर्कशॉप था इस 3 बार में? वर्कशॉप राउंड तक नहीं पहुंचा अभी। वर्कशॉप राउंड तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन रिटेन हर साल ट्राई किए। 4 साल, इस रिटर्न बार हर चौथी साल बार आया, आप ट्राई कर रहे हर साल और बेहतर होता गया। हैं। सही। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद आपके पास अच्छा काम आए, काम करे। और एक बात रह गई, एक सफर करके आपकी नए साल में एक फिल्म आई थी, सफर, उसके बारे में बताइए। बहुत कलरफुल पोस्टर लग रहा है, एकदम नैनीताल या फिर कहीं पहाड़ी इलाका में हम शूट किए हैं उसको। तो उसकी क्या कहानी है, बैक स्टोरी उसकी बताइए कुछ।
यार उसका शूट हुआ है मसूरी में, धनौल्टी के पास। और 2 दिन का शूट था। बहुत, शूट में भी बहुत मजा आया। और उसके डायरेक्टर हैं अजिताभ बोस। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक फिल्म बना रहा हूँ। और उनके लिए उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था। तो मेरा था कि मैं हर जगह अप्लाई कर देता था, वहां से जवाब आए ना आए वो उनके ऊपर है। तो उन्होंने रिप्लाई करा, बातचीत हुई उनसे, उनके साथ मीटिंग हुई। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ये वाला रोल कर रहे हो। और फिर वो, ऐसी कहानी है कि जितने भी कैरेक्टर्स है उसमें, वो सारे अपनी लाइफ से परेशान है। हम्म। और लास्ट में उनके लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मुझे अच्छा। मुझे कॉन्सेप्ट ये अच्छा लगा कि हाँ सही में, आप पहाड़ों में जाते हैं या बीच पर जाते हैं, तो आप एक तरीके से रिलैक्स हो जाते हो कि यार, एक प्रॉब्लम जो होती है ना वो बैक एंड पर आ जाती है कहीं। तो मुझे एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ स्टोरी वो फिल्म बहुत पसंद आई। और फिर वो मैंने कर ली। बहुत बढ़िया। बहुत, मैं आपका वो काम देखा, और सबसे पहले एज एन ऑडियंस मैंने एक काम देखा था आपका। वो किसी, वो एक फल बेचने वाला होता है, और वो पॉलिटिकल स्टोरी थी, 2-4 मिनट की वो। और आप जाके उससे फल खरीदते हैं, और वो रिप्लाई इतना एंटरटेनिंग तरीके से देता है कि वो पॉलिटिकल, उसमें थोड़ा सा सटायर होता है। तो उसकी क्या कहानी थी, वो कैसे हुई? यार वो मेरे एक दोस्त ने लिखी थी। और उसका नाम था भैया सरकार कैसी थी। तो उसमें हाँ। हमने ऐसा दिखाया था कि फल और सब्जियां वो अलग अलग सरकारें हैं। और इन दी एंड जो मतदाता है वो जाता है, वो बेवकूफ बनवा के आ जाता है अपना। तो उसमें पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा थी। और एक दो हम्म। चीजें थी जो मुझे नहीं पसंद थी, और मैंने बोला भी था कि एडिट पर काट देना, बट उन्होंने नहीं काटी। तो इसीलिए वो, थोड़ा मैं झिझकता भी हूँ दिखाने में, क्योंकि एज एन ऑडियंस उसको ये ना ले ले कि यार ये हम पर अटैक है। वो जब तक एंटरटेनमेंट के पर्पज से तभी तक ठीक है। जहां आपको लगा कि यार ये तो किसी के ऊपर अटैक है, तो फिर वहां आपको बुरा लग सकता है। हाँ। तो वो काम, मैंने आपका वो पहला काम देखा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो काम। देन फिर मैं आपके बारे में सर्च करने लगा। अच्छा ठीक है, फिर हम इंस्टाग्राम पे जुड़े, और वहां पे हमारी, हाँ, हम ये अपने जो भी हमें देख रहे हैं उनको बता दें कि हमारी पहली मुलाकात इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। मैंने इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज किया था, और तब भी आप कहीं दूसरी जगह शूट कर रहे थे। और फिर हमारी वहां हाँ। से मुलाकात हुई। देन फिर हम लोग दिल्ली में मिले, मंडी हाउस में ही हमारी मुलाकात हुई। तो ये चीज है। चलिए, चीज है तो अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आया। आपकी स्टोरी सच में इंस्पायरिंग है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा काम करें, और 2020-21 में हम और बड़े बड़े किरदार में आपको देखें। तो चलिए, थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल यार, जल्दी बिल्कुल मिलते हैं। बिल्कुल यार, जल्दी मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सचिन भाई। चलो, बाय बाय। बाय बाय।